नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के राष्ट्र सचिव धीरज गुर्जर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान अजय माकन ने केंद्र में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 20 से अधिक संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्तियां कौड़ियों के भाव बेची जा रही हैं, जिसमें से 6 महत्वपूर्ण संपत्ति उत्तर प्रदेश की हैं। उसमें लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और 8 राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके साथ ही दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन और कई रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अजय माकन ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है जिसके वो खुद निर्देशक हैं और फिल्म का नाम है मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन। साथ ही उन्होंने कहा कि मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री के 2 जुड़वा बच्चे हैं। इन दोनों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। अजय माकन ने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने जो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनाया था, आज वह सरकार या कौड़ियों के भाव लुट रही है। 20 से अधिक संपत्तियों के क्लासेस का निजीकरण और कौड़ियों के भाव बेचने का एक तरीके से बम फोड़ करके पूरे देश के अंदर हलचल मचा दिया। मैं इससे पहले कि इसके बारे में बोलूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या असर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो उसके लिए बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि 20 टोटल क्लासेस इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा है, उसमें से 6 उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी है और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का एयरपोर्ट अब अगर लखनऊ के तर्ज पे जाना जाए तो अब ये अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा और इसकी कीमत महज 500 करोड़ रुपए लगाया गया। और ये कैसे 500 करोड़ रुपए सरकार को कब मिलेंगे, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, इसके अंदर 8 राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे झांसी से शिवपुर, आगरा बाईपास, आगरा से भरतपुर, उरई से बारा, केबल ब्रिज नैनी, प्रयागराज में फतेहपुर से पोखरा, जैसे करके 8 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग इसके अंदर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का सेंटर लखनऊ का, जहां पर हमारे बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत करके आए, उसको भी निजीकरण उसका भी हो रहा है। वहां पे अब क्लब बन जाएंगे, वहां पर अब क्लब के साथ में रेस्टोरेंट्स होंगी, शादियां होंगी, वहां पे बार खुल जाएंगे और हमारे बच्चे कहां प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज का कोई भी किसी तरीके से कोई रोड मैप नहीं। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई सेंटर लखनऊ, वैसे ही साई सेंटर बेंगलोर और दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और एक और नेशनल स्टेडियम दिल्ली का, ये भी इसके अंदर है। और ये स्पोर्ट्स के अंदर हमारे अच्छी परफॉर्मेंस का इनाम हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को ये दे रहे हैं कि यहाँ पे भी सारे के सारे इन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे जो नवरत्न एक तरीके से कहा जाते हैं। और ये मैं कोई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पे नहीं, बल्कि भारत के पूर्व खेल मंत्री के तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर सख्त इस चीज के ऊपर एतराज है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने जो बनाए हैं, जहां पर से हमारे खिलाड़ी तैयार होकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतते हैं, वहां पे उन सब स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन हमारे प्रयागराज यात्री गाड़ी ऑपरेशन, इसके अंदर रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि इसका रेल लाइन, इसका प्रयागराज का जो यात्री गाड़ी है दिल्ली से प्रयागराज की, उस चीज को इसमें डाला गया है। पावर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर के निजीकरण भी इसके अंदर शामिल है। तो ये 6 उत्तर प्रदेश के संबंध के अंदर ये कहा जा रहा है। साथियों, हम सब लोगों ने अपने जमाने के
पिक्चर राम और श्याम, सीता गीता तो सब लोगों ने देखा होगा, बड़ी मशहूर पिक्चर थी, पिक्चरें रही हैं। तो मोदी जी ने एक और पिक्चर का निर्माण किया है जिसके वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद हैं, और उसका नाम है मॉनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जब उन्होंने किया, नोटबंदी जब उन्होंने करी, तो नोटबंदी के दौरान छोटे कारोबारियों को लूटा गया, छोटे व्यापारियों को लूटा गया। डीमोनेटाइजेशन के दौरान छोटे तबके, मध्यम वर्गीय तबकों को लूटा गया, और इस मोनेटाइजेशन से हमारे पूरे के पूरे देश की धरोहर और पूंजी को लूटा जा रहा है। ये हमारा सीधे सीधे आरोप है। और ये मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये जुड़वा बच्चे हैं जो मोदी सरकार की देन है, और दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरे देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्गीयों के ऊपर, दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरी तरीके से अपना एक आतंक पूरे देश के अंदर फैला दिया है। ये हमारा कहना है। मोदी जी किसी भी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हमेशा करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे, इन 6 लाख करोड़ का इस्तेमाल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे समय में इन्होंने अभी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए जो 2 वॉल्यूम्स निकाले हैं, उनके पहले वॉल्यूम के अंदर ही उन्होंने मेंशन किया है पैरा 1.2 में, और उन्होंने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 36 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? सन 2012 से 2017 तक, यानी प्रति वर्ष 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7,20,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। ये इनकी खुद की डॉक्यूमेंट कहता है। और इसके आगे यही डॉक्यूमेंट इनका भारत सरकार का कहता है कि अगले 2 वर्षों में 2018 और 19 में यह 10 लाख करोड़ रुपया 2 वर्षों में खर्च किया गया, यानी औसत कितना आया? 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च। तो हमारे समय के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च 7,20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता था। अगर मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करना चाहते तो वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ने की जगह 7,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ने की जगह 5 लाख करोड़ के ऊपर 40% वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कम कर दिया मोदी सरकार ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे देश की जो जमा पूंजी बेची जा रही है, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मकसद नहीं है। इसका सीधे सीधे मकसद ये है कि अपने मित्र पूंजीपतियों के हाथ कौड़ियों के भाव हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए उनके कौड़ियों के भाव, जो 70 वर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों की, हम लोगों की पैसों से, हमारे टैक्स पेयर से पैसे से जो इकट्ठा किया, उसको कौड़ियों के भाव में लुटाए जाने का काम करा जा रहा है। आज अब जो है इसके ऊपर आते हैं कि ये कहते हैं कि 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। आपका, जैसे मैंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे 500 करोड़ रुपए का इन्होंने लगाया है, तो ये पैसा कोई 500 करोड़ रुपया 2022 में इन्होंने कहा है 21-22 में हम इसको बेचेंगे, तो कोई 500 करोड़ रुपया आप नहीं मिल रहा है। ये 500 करोड़ रुपया इनके पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ, यानी कि अगर ये 30 वर्ष लगातार अगर ये चलेगा, ये हमारे जो साथी पीछे बैठे हुए हैं इनसे अनुरोध है जरा शांत हो जाएं, रिकॉर्डिंग हो रही है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का, ये कोई अभी नहीं मिलने वाला। और इसका कैलकुलेशन इन्होंने कैसे किया है? टोटल 4 वैल्यूएशन के मेथड्स इसके अंदर लगाए गए हैं, जिसमें से एक कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच है। और वो कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच ये कहती है कि पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ, यानी अगर 30 वर्ष के लिए ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, तो 30 वर्ष में 500 करोड़ रुपया जो लगाया जाएगा, वो 500 करोड़ रुपए इसकी कीमत अब डाली गई है, जिसको खर्च 30 वर्षों के अंदर 500 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो वो पैसा भी अभी जो 6 लाख करोड़ कह रहे हैं, वो भी अभी नहीं मिलने वाला। तो जो पैसे अभी मिलने चाहिए वो पैसे भी नहीं मिल रहे, कौड़ियों के भाव, बल्कि फ्री में। कौशिक बासु जो अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, मशहूर अर्थशास्त्री, वो कहते हैं कि किराए के भाव के ऊपर
भारत सरकार ये देश की संपत्ति को बेच रही है, जिसका पैसा भी अभी सीधे सीधे हमारी सरकार को नहीं मिल रहा, यानी हमारी जनता को नहीं मिल रहा। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि हमारे देश के अंदर कुछ चंद उद्योगपति संपत्ति खरीद लेगा। हमारे सारे गैस के पाइपलाइंस एक उद्योगपति खरीद लेगा। हमारी टेलीकॉम लाइंस एक उद्योगपति खरीद लेगा। और जब मैं ये कह रहा हूं कि एक उद्योगपति खरीद लेगा, तो आपके दिमाग में एकदम से दिमाग में आता होगा कि वो कौन सा उद्योगपति है जो सारी की सारी चीजें खरीद लेगा। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि एयरपोर्ट है तो वो अडानी खरीदेगा, और अगर टेलीकम्युनिकेशन है तो वो अंबानी खरीदेगा, पोर्ट्स हैं तो वो अडानी खरीदेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हम लोगों के समय में भी हम लोग करते थे, लेकिन एक तरीके से एक साथ जब किया जाता है तो आप मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और जब एक साथ खरीदा जाता है तो उसके दाम, उसकी वैल्यू भी नहीं मिलती। आज अगर मान लीजिए आप अगर जमीन एकदम से रिलीज कर देते हैं, खाली जमीन, तो सारी प्रॉपर्टी जमीन के रेट से एकदम से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर उसी को आप तरीके से धीरे धीरे करके, और तरीके से का मतलब यह है कि जब कांग्रेस के समय में जब भी इस प्रकार से प्राइवेट हाथों में दिए जाना होता था, तो सबसे पहले वहां की यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, वहां की यूनियन से बात करी जाती है। यूनियन से बात करने के बाद में जब यूनियन राजी होती है तब जाकर के आगे कार्रवाई होती है, तब जाकर के आगे प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। अगर यूनियन नहीं माने, वहां के वर्कर्स नहीं माने, तो आगे कोई कदम नहीं उठाया जाता। यही नहीं, हम लोगों के समय में मोनोपोली क्रिएट नहीं होने दी जाती थी। यही नहीं, हम लोगों के समय में जो सामरिक महत्व की, जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग कभी भी नहीं, हम लोग उस चीज की नीलामी या उस चीज को नहीं बेचते थे। हमारे समय में कभी भी रेल के साथ या कहीं पे हमारा युद्ध चीन के साथ में हो जाए, तो हमारे देश के अंदर आर्मी कैसे एक कोने से दूसरे कोने में जाएगी? रेलवे लाइन से जाएगी, और वो रेलवे लाइन हमने प्राइवेटाइज कर दी, जिसमें इंटरनेशनल कोई भी देश की कंपनी उसके अंदर आकर के हिस्सा लेकर के उसको खरीद सकता है। तो इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कल को पाकिस्तान या चाइना जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पैसे उसमें लगा करके वो सामरिक महत्व की चीज नहीं खरीद रहा। अगर यही रेलवे लाइंस, यही रेलवे स्टेशन हमारे प्राइवेट हाथों में हो, जो कि आगे जिसके पीछे पैसा बाहर के मुल्कों का लगा हो, तो कैसे कल को हम लोग युद्ध के समय में, या ये सामरिक दृष्टि से ये हम लोगों के लिए जरूरी है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए हम लोगों ने कभी भी सामरिक महत्व की चीजों को, कभी भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया। आज हमारे पेट्रोलियम लाइंस, आज हमारे गैस लाइंस, ये सब हमारे को एनर्जी देता है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे को पेट्रोल देता है, हमारे को गैस देता है, हमारे को जिस वक्त अगर कल को ये सामरिक महत्व की चीजें अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर पैसा खर्च करके कोई भी कंपनी अगर पहली बार में या उसके बाद में खरीद ले, तो कैसे उस चीज को कल को जरूरत पड़ने के ऊपर हमारे दुश्मन देश उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस चीज का कौन इस चीज के लिए जिम्मेवार होगा? रोजगार ये देते हैं। रेलवे में जितना आगे बढ़ता है, हमारे चाहे वो दलित रिजर्वेशन के माध्यम से हो, ओबीसी रिजर्वेशन के माध्यम से हो, ये हमारे को शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के माध्यम से हो, हमारे इन वर्गों के लोगों के लिए ये रोजगार देता है। जब ये प्राइवेट हाथों के अंदर चला जाएगा, तो ये रोजगार के अवसर भी इन सब जगहों के ऊपर खत्म हो जाएंगे। इस चीज को भी हमको समझने की जरूरत है। रेलवे में इन्होंने, जैसे मैंने कहा, दिल्ली प्रयागराज रेल लाइन, ये क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इसमें पैसेंजर्स होते हैं। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, ये चुन करके वो रेलवे लाइंस प्राइवेटाइज करे जा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम, जिसके अंदर प्रॉफिट होता है। और जब मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, जहां से अभी रेलवे को प्रॉफिट होता है, तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा लॉस मेकिंग। और फायदा जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, वो तो अंबानी प्रॉफिट लेगा, और जो नुकसान होगा वो हम सब के सब लोग भरेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त प्राइवेटाइज किया जाए तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग निकाल करके उसको आप आगे दे दें, और बाकी दूसरा सबके सब की भरपाई हम सब लोग करें। और उसका नतीजा क्या होगा? जो स्टेशंस भी आज बेचे जा रहे हैं, जैसे दिल्ली बेचा जा रहा है, मुंबई सेंट्रल बेचा जा रहा है, क्यों?
क्योंकि वहां पर जो पैसेंजर्स आते हैं उनकी खरीदारी की ताकत ज्यादा है, वहां पर ज्यादा दाम इनको मिलेंगे, वहां पर कीमत ज्यादा है प्रॉपर्टी की। तो इसलिए अब उसका नतीजा क्या होगा कि जो प्रॉफिट वाले स्टेशन हैं, जो प्रॉफिट वाली लाइन है, वो प्राइवेट के पास, और जो नुकसान वाले कोशिश करती है, कामयाब नहीं हो पाती, वो तीनों के तीनों चारों लोग मिलकर के जो सीमेंट की कीमत तय करते हैं वो तय हो जाती है। उसी तरीके से जब मोनोपोली इन लोगों के हाथ में आएगी तो जब ये जैसा ये तय करेंगे वो हो जाएगा और सर्विसेज महंगी होंगी और लोगों को नुकसान होगा। स्ट्रैटेजिक सामरिक दृष्टि से भारत को नुकसान होगा, विदेशी ताकतें इसके अंदर घुस सकती हैं, हमारे को नुकसान है। और जो खराब स्थिति के अंदर जो स्टेशन होंगे, जो खराब लाइन्स हैं, जहां पे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इतने पैसे वाले नहीं हैं, उनमें सर्विसेज और खराब होती जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति के अंदर हम लोग देख रहे हैं। एक और बात अंत में कि ये जमीनें किसकी हैं? ये जमीनें राज्य सरकार की। जब ये बेचा जा रहा है, ये एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार ने अक्वायर करके केंद्र सरकार को दी। ये रेलवे स्टेशन की जमीनें राज्य सरकार की, ये हाईवे की जमीनें राज्य सरकार अक्वायर करके देता। तो जब राज्य सरकार अक्वायर करके देता है, राज्य सरकार की जमीनें हैं, तो क्या राज्य सरकार से पूछा गया है राज्य सरकारों से? और जब ये पैसा वापस आएगा, केंद्र सरकार लेगा, तो क्या इस पैसे का सीधा राज्य सरकार को वापस जाएगा? जो लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो साई सेंटर है लखनऊ में, यहां पे इसकी कीमत हजारों करोड़ की है। तो ये जमीन तो राज्य सरकार ने अक्वायर करके केंद्र सरकार को दी होगी। सब जगहों के ऊपर ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब पैसा आएगा तो क्या ये केंद्र सरकार के पास रहेगा या केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार यानी कि आप सब लोगों को देगा, या केंद्र सरकार ऊपर बैठ करके तय करेंगे कि इसको कहां पे किया जाए? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि लगता है कि ये सरकार ने जल्दबाजी में केवल अपने चंद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। अजय माकन ने प्रेस वार्ता के अंत में स्पष्ट कहा है कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। हम किसी भी हाल में देश की संपत्ति को बिकने नहीं देंगे और इसके लिए कांग्रेस के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।